नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फोर्थ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारी बुक चल रही है साथियों। और ग्राफ सिद्धांत के अंदर आज हम कनेक्टेडनेस पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम संबंध ग्राफ किसे कहते हैं, कनेक्टेड ग्राफ हम किसे कहेंगे। और देखिए साथियों, सर्वप्रथम आपको मैं अवगत करवा देता हूं कि आज तक मैंने कभी भी आपको वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है, लेकिन आप कंजूसी करते हो। और साथियों, आप सभी को पता है कि एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए साथियों, और अपने साथियों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा कि साथियों, सर्वप्रथम हम संबंध ग्राफ पे चर्चा करेंगे। कोई ग्राफ एक संबंध ग्राफ कहलाता है यदि इसके किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य पथ हो, अर्थात एक शीर्ष से किसी दूसरे शीर्ष तक क्रमित आसन कोणों के द्वारा पहुंचा जा सकता, अन्यथा असंबंध ग्राफ कहलाएगा। अब देखिए साथियों, यहां पर संबंध ग्राफ को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे। और संबंध ग्राफ के अंदर आगे प्रबलता संबंध ग्राफ भी होता है साथियों। प्रबलता ग्राफ का अर्थ ये हुआ कोई दिष्ट ग्राफ और जिसके अंदर ए से बी के लिए कोई पथ हो, मतलब मार्ग हो, और बी से वापस ए तक कोई पथ अगर दिया गया है तो उसको हम प्रबलता संबंध ग्राफ कहेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, ए से हम बी जा सकते हैं और बी से वापस से ए आ सकते हैं, इसको हम प्रबलता संबंध ग्राफ कहेंगे। मार्ग या पथ हम देखे साथियों, यहां पर V1 से V2 जा सकते हैं, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से जो हम चलते हैं कोरों की सहायता से, वही एक पथ है साथियों। अब पथ पे और चक्कर पे आगे हम परिपथ पे विस्तार से चर्चा करेंगे, अंत तक आप जुड़े रहिए साथियों। अब उसके बाद में यहां पर समानता के अंदर हम साथियों सर्वप्रथम वाक पे चर्चा करते हैं। आगे वाक है, पथ है, परिपथ है, इन सभी शब्दावलियों का बार बार जिक्र होने वाला है साथियों। तो इन शब्दावलियों पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए ताकि आगे जितने भी टॉपिक होंगे वो क्लियर होते जाएं। तो यहाँ पे वाक की डेफिनेशन के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ G बराबर VE में कोई वाक शीर्षों तथा कोरों की एक एकांतर अनुक्रम। एकांतर अनुक्रम का अर्थ यहाँ पर ये हुआ साथियों, एक बार हमने किसी शीर्ष को लिख लिया, फिर कोर को लिख लिया, फिर वापिस शीर्ष, फिर वापिस कोर, इस तरीके से सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो यहाँ पर W बराबर देखिए साथियों V0 E1, V1 A2, V2, इस तरीके से अगर मान चलता है तो इसको हम एकांतरतः अनुक्रम बोलते हैं, एक सीक्वेंस बोलते हैं। Vn-1 En और Vn, जहां पर n का मान है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए साथियों, जो किसी भी शीर्ष से प्रारंभ होकर शीर्ष पर ही समाप्त होती है। मतलब किसी भी शीर्ष से स्टार्ट हुआ और शीर्ष पर ही इसका एंड हो जाए तो इसको हम वॉक कहते हैं। तो इस प्रकार है कि यहां पर EI, तो देखिए स्टूडेंट्स, VI-1 VI, और I का मान 1 से लेकर N तक लेना होगा। और यहां पर देखिए साथियों, मैंने V0 और V1 दो कोई वर्टेक्स लिए और इनके मध्य E1 कोई कोर है, तो E1 कोर के दो अंत्य पॉइंट होंगे, एंड वर्टेक्स होंगे साथियों। तो यहां पर अगर मैं देखिए साथियों I का मान 1 पुट करता हूं तो ये प्रारंभिक वर्टेक्स हो जाता है हमारा, और यहां पर ये 1 है तो ये हमारा अंतिम जो शीर्ष है एक कोर के लिए वो एंड हो जाएगा साथियों। क्या है? एंड हो जाएगा। इसको हम प्रारंभिक बोल सकते हैं, इसको अंतिम हम वर्टेक्स बोल सकते हैं। तो आगे देखिए साथियों, वाक को प्रदर्शित करने के लिए एक मैंने ग्राफ बनाया है। ग्राफ के अंदर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है साथियों V1, V2, V5, 6, 7, 4, इस तरीके से यहाँ पर 7 तक वर्टेक्स दिए गए हैं और इनके मध्य कोरें भी दी गई है। तो यहाँ पर पहले मैंने वर्टेक्स ले लिया है, फिर एक कोर ले लिए, फिर वर्टेक्स, फिर कोर, इस तरीके से जो सिलसिला चलता है वो एक वाक को प्रदर्शित करता है साथियों। किसको प्रदर्शित करता है? एक वाक को प्रदर्शित करता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर साथ साथ के अंदर हम एक उपग्राफ पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास जी कोई ग्राफ है और
जो हमने एक वाक लिया है और वाक लेने के बाद में इसका जो हमने यहाँ पर रास्ता तय कर दिया है और रास्ता तय करने के बाद में जो डायग्राम हमें प्राप्त होता है इसको हम उपग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्राफ ही कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नोट के द्वारा भी समझाने की कोशिश की है। ग्राफ जी में एक वाक स्पष्ट है, ग्राफ जी का एक उपग्राफ होता है साथियों, और एक लूप वाक का भाग हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक वाक के अंदर उद्गम और गंतव्य दो बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन एंड टर्मिनस ऑफ द वाक, तो यदि कोई वाक शीर्ष V0 से प्रारंभ होकर शीर्ष Vn पर समाप्त होता है तो इसे हम V0 से Vn वाक अथवा शीर्ष V0 से Vn तक वाक भी कहते हैं साथियों। इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो V0 है और अंतिम n एक वाक को प्रेजेंट करता है साथियों। शीर्ष V0 वाक का मूल बिंदु या उद्गम बोलते हैं उसको, और Vn जो गंतव्य है इसको हम टर्मिनस कहलाते हैं या टर्मिनस कहते हैं साथियों। V0 और Vn का भिन्न होना आवश्यक नहीं है साथियों। वाक के अंदर खास बात यह है कि V0 और Vn का भिन्न होना कोई भी आवश्यक नहीं है साथियों। अब वाक भी दो प्रकार के होते हैं, एक बंद वोक होता है, एक खुला वोक होता है। बंद वोक हम किसे कहेंगे? बंद वोक का अर्थ ये हुआ साथियों कि जो प्रारंभिक बिंदु या जो हम कह सकते हैं कि उद्गम और गंतव्य दोनों मान अगर इक्वल है तो वो एक बंद वोक को प्रेजेंट करेंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाम से स्पष्ट है, घूम फिर के वापिस इस तरीके से एक बंद आकृति बन जाए तो इसको हम बंद वोक कहेंगे। इसको हम क्लोज्ड वाक वो कहते हैं या संवृत वाक बोलते हैं। तो यहाँ पर V0 का मान Vn के इक्वल होगा। अब खुला वाक किसे कहेंगे? या इसको विवृत वाक कहते हैं, जिसके अंदर उद्गम और गंतव्य दोनों मान इक्वल नहीं हो तो उसको हम खुला वाक कहते हैं, अर्थात ओपन वाक कहलाएगा। उसके बाद में साथियों निर्थक वाक पे चर्चा करेंगे। ट्राइवल वाक, जिस वाक की लंबाई शून्य हो अर्थात कोई भी कोर नहीं हो तो वह निर्थक वाक कहलाता है। किसी भी वोक में शीर्षों मतलब ई तथा कोरों वी की पुनरावृत्ति अनुमेय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साथियों वोक के अंदर पहले कोई शीर्ष लिया जाता है, फिर कोर लिखी जाती है, फिर शीर्ष फिर कोर। तो यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स है और कोई भी कोर है वो 2 या 3 कितनी बार भी आ सकती है, ये कोई बाध्य नहीं है। लेकिन कोई अगर शीर्ष और कोर रिपीट हो रही है तो वाक के अंदर ऐसी चीज आ सकती है। वाक W में कोरों को छोड़ा जा सकता है। तो यहां पर हम डायरेक्ट यहां पर कोर को छोड़कर डायरेक्ट वर्टेक्स अगर लिख दें तो इस तरीके से कोई मैंने यहां पर एकांतर रूप से कोई सीक्वेंस लिए, और यहां पर अगर मैं कोरों को छोड़ देता हूं तो डायरेक्ट V0 V1 V2 V4 V0 V3 ले सकता हूं साथियों। तो यहां पर देखिए V0 की 2 बार पुनरावृत्ति हो चुकी है, तो यहां पर एक वाक हो सकता है। आगे हम ट्रेल पढ़ने वाले हैं, परिपथ चक्र पढ़ेंगे, तो उनके अंदर और यहाँ पर इनके अंदर क्या फर्क रहने वाला है, तो इसी अंतर को लेकर हमें समझना होगा साथियों। तो वाक खास तौर पे यही कहता है कि एक वर्टेक्स लिखा जाएगा, एक कोर लिखी जाएगी, और कोरों को छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट वोक के अंदर वर्टेक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी कोर और शीर्ष अगर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो वाक के अंदर ऐसा हो सकता है। अब उसके बाद में ट्रेल हम किसे कहेंगे साथियों? ग्राफ जी में एक ऐसा वोक जिसमें किसी भी कोर ई की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रेल के अंदर किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती साथियों, वो ट्रेल कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक W1 है वो वाक लिया है। वाक आपको पता है कि एक शीर्ष लिखा जाएगा फिर कोर। यहाँ पर कोर लिखनी कोई आवश्यक नहीं है, अगर लिखते हैं तो भी सही है और नहीं लिखते हैं तो भी सही है। लेकिन ट्रेल अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोर लिखनी पड़ेगी साथियों, और कोर लिखेंगे, और कोर लिखने के बाद में यहां पर किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती इसके अंदर, ट्रेल के अंदर। लेकिन शीर्ष फिर से यहां पर रिपीट हो सकता है। तो यहां पर खास तौर पे ट्रेल के अंदर क्या ध्यान में रखना है, जो यहां पर कोर दी हुई है
इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात विभिन्न कोरों E1, E2, En वाले वाक ट्रेल कहलाती है। स्पष्टतः एक ट्रेल वाक होती है, लेकिन यदि किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं होती है तभी ऐसा हो सकता है साथियों। अब उसके बाद में हम पथ पे चर्चा करेंगे। ग्राफ जी में एक ऐसा वोक जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं है, मतलब शीर्ष है वो पुनरावृत्ति मान नहीं देना चाहिए, तो वो एक पथ कहलाएगा साथियों। जैसे यहां पर V1, V3, V2, V5 और V4 एक पथ है साथियों, क्योंकि यहां पर किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी शीर्ष एक से अधिक बार विद्यमान नहीं है, अतः पथ एक वाक होती है। और यदि उसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो, फलतः प्रत्येक पथ एक ट्रेल होता है, किंतु प्रत्येक ट्रेल पथ नहीं होता है साथियों। इन सभी के अंदर आपको अंतर करके समझना होगा साथियों, तभी आगे का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। अब उसके बाद में सरल पथ हम किसे कहेंगे? पथ को हम सामान्य तौर पे मार्ग भी कहते हैं साथियों। जो पथ किसी भी कोर ई को दोबारा सम्मिलित नहीं करे तो वह सरल पथ कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि E1, E2 इसके अंदर किसी भी कोर को दोबारा अगर रिपीट नहीं किया गया है तो वो एक सरल पथ है, वो एक क्या, एक सरल पथ है। अब उसके बाद में हम प्रारंभिक पथ किसे कहेंगे? जो पथ किसी भी शीर्ष को दोबारा नहीं मिले तो वह पथ प्रारंभिक पथ कहलाएगा। अब उसके बाद में परिपथ देखिए साथियों, हम किसे कहेंगे? तो संवृत जो ट्रेल है वो एक परिपथ कहलाती है, मतलब एक यहां पर बंद आकृति बन जाए और घूम फिर के वापिस अगर हम प्रारंभिक बिंदु पे ही आ जाएं, वो एक हमारा सर्किट हो जाएगा साथियों, परिपथ हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बंद या क्लोज्ड जो मान होता है उसके अंदर ये कंडीशन आपने पहले पढ़ी होंगी, V0 का मान Vn के इक्वल होता है। अर्थात जो गंतव्य और प्रारंभिक स्थान है वो इक्वल हो जहां पे, तो यहां पर एक परिपथ का निर्माण हो जाता है साथियों। अगली डेफिनेशन साथियों चक्र की आती है, साइकिल। ग्राफ में कोई संवृत पथ, क्लोज्ड पाथ एक चक्र कहलाता है। अर्थात एक दिष्ट ग्राफ जी में पथ मार्ग जिसमें प्रथम तथा अंतिम शीर्षों के अतिरिक्त सभी शीर्ष भिन्न हो वह एक चक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? एक चक्र कहलाएगा। तो देखिए साथियों, सर्वप्रथम हमने वाक्य पे चर्चा की, उसके बाद में पथ, उसके बाद में परिपथ और उसके बाद में चक्कर आता है। तो चक्कर समझने से पूर्व आपको पथ, संवृत पथ, इन सभी पे फोकस करना होगा, उसके बाद में चक्कर समझ में आएगा आपको। तो यहां पर अगर आपको अचक्रीय या चक्कर रहित पूछा जाए तो बिना चक्कर वाला ग्राफ अचक्रीय या चक्कर रहित ग्राफ कहलाता है। ये तो एक सामान्य सी डेफिनेशन है, पहले आपको चक्कर समझना होगा। चक्कर के अंदर क्या होता है साथियों? ग्राफ में कुछ संवृत पथ मतलब क्लोज्ड पाथ बन रहा है तो वो एक चक्कर कहलाएगा। अर्थात एक दिष्ट ग्राफ, मतलब दिष्ट ग्राफ का अर्थ ये वह चक्कर के अंदर डायरेक्शन का भी मालूम होना आवश्यक है साथियों। खास तौर पे आपको ध्यान देना होगा, बाकी जितने भी पार्ट हमने पहले पढ़े हैं उसके अंदर कहीं पर भी दिष्ट का जिक्र नहीं किया है हमने। अब उपग्राफ हम किसे कहेंगे या सब ग्राफ किसे कहेंगे, ये डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है साथियों। कोई ग्राफ अच एक दिए गए ग्राफ जी का उपग्राफ कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास एक तो अच ग्राफ है और एक जी है, और अच जी का उपग्राफ कहलाएगा यदि अच में सभी शीर्ष तथा कोरे जी में विद्यमान है और अच में प्रत्येक कोर के अंत्य शीर्ष मतलब एंड वर्टेक्स वही है जो कि इस कोर के ग्राफ जी में है। किसी ग्राफ जी का उपग्राफ अच ग्राफ जी में अंतर्विष्ट होता है। अच को जी का उपग्राफ प्रदर्शित करने के लिए हम संकेत अच सबसेट ऑफ जी का उपयोग करते हैं साथियों। तो यहां पर एक डायग्राम के द्वारा भी मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। V1, V2, V3, V4, V5 मेरे पास 5 वर्टेक्स है और इनको आपस में कोरों के द्वारा मिलाए गए हैं। अब यहां पर K5 और K5 का एक उपग्राफ मतलब यहां पे V1, V5, 4 और 2 इनको कोरों के द्वारा यहां पे इस तरीके से जोड़ा है। तो यहां पर K5 का ये एक डायग्राम है वो उपग्राफ कहलाएगा। प्रत्येक ग्राफ स्वयं का क्या होता है? उपग्राफ होता है साथियों। तो उपग्राफ की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो ये डेफिनेशन आप दे सकते हो साथियों। उसके बाद में पथ की लंबाई हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, माना जी एक ग्राफ है तथा E1, E2, EI के जी में पथ है
तो इस पथ की लंबाई पथ की कोरों की लंबाइयों का योग होती है साथियों। अगर पथ की लंबाई किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें पूछी जाती है तो कुछ अलग पैटर्न नहीं है साथियों। कोरों की जो लंबाई है उनका अगर हम योग कर देते हैं तो वही हमारी पथ की क्या है, लंबाई कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि EI1 EI2 EIK की लंबाई, कोर की लंबाई G बराबर V एक ग्राफ है। क्या है एक ग्राफ? तो शीर्ष VI से VJ शीर्ष तक कोर EIJ की लंबाई होती है। यदि शीर्ष VI से VJ तक कोई कोर नहीं हो तो हम कहते हैं उसको अनंत से प्रेजेंट करते हैं साथियों। अगर कोई भी दो वर्टेक्स दिए गए हैं और उनके मध्य कोई कोर भी नहीं है तो उसको हम प्रेजेंट अनंत द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पर हम नहीं पहुंच सकते उसको भी हम अनंत द्वारा प्रेजेंट करते हैं। अब आगे आपकी बुक का एक एग्जाम्पल लिया है साथियों मैंने, और एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया गया है कि ABCDEF यहाँ पर 6 वर्टेक्स है और 8 यहाँ पे कोरें दी गई है। तो शीर्ष A से F तक सभी पथ हमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, A से लेकर F तक आपको जाना है और पथ का निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पथ बनेगा वो क्या है, देखिए साथियों, A से लेकर हम B जा सकते हैं, B से C और C से F, ये हमारा एक पथ हो चुका है साथियों। उसके बाद में हम A से B आ सकते हैं, B से E आ सकते हैं और E से F, ये भी हमारा सेकंड पथ हो सकता है। उसके बाद में देखिए साथियों, हम A से D पे आ सकते हैं, D से E पे और E से F पे आ सकते हैं। उसके बाद में A से हम B और B से साथियों हम E आ सकते हैं और E से हम C जा सकते हैं और C से क्या है, F आ सकते हैं। ये भी एक पथ हो सकता है या मार्ग हो सकता है साथियों। उसके बाद में A से हम D आ सकते हैं, D के बाद में E, हम C और F इस तरीके से भी आ सकते हैं। और आगे जो रास्ता हो सकता है वो क्या है, देखिए साथियों, A से B, B से C, C से E और E से हम F आ सकते हैं। और अगला जो हमारा रास्ता ये भी हो सकता है साथियों, A से D, D से E और E से B, B से C और C से F। अब पथ के अंदर कोई भी जो वर्टेक्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए साथियों। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 7 मेरे पास ऐसे रास्ते हैं, इसके अंदर किसी भी वर्टेक्स का पुनरावृत्ति आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर टोटल जो 7 पथ बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दिए। अब उसके बाद में शीर्ष A से F तक ट्रेल पूछे गए हैं हमें। ट्रेल का अर्थ ये हुआ किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए साथियों। और यहां पर मैंने E1 से लेकर E8 तक टोटल कोरे हैं उनको लिख लिया है। लिखने के बाद में देखिए साथियों, यहां पर E1 से मैं E2 जा सकता हूं, E2 से 7 और यहां पर F तक पहुंच सकता हूं। एक ये ट्रेल हो सकता है। ट्रेल के अंदर खास बात यही है कि जो कोर दी हुई है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और जबकि पथ के अंदर शीर्ष की जो पुनरावृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर पथ मार्ग शीर्ष दोबारा नहीं आना चाहिए। पथ या मार्ग के अंदर तो शीर्ष दोबारा नहीं आना चाहिए, जबकि ट्रेल के अंदर कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार देखिए साथियों, यहां पर जब आप इनके मान निकालते हो ट्रेल के तो आपके पास टोटल 9 रिजल्ट मिलेंगे। कितने रिजल्ट मिलेंगे? 9 रिजल्ट के अलावा 10वां कोई भी रिजल्ट आपको नहीं दिखाई देगा साथियों। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक ट्रेल आप निकाल के देख लेना। तो यहां पर पहला ट्रेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां सभी ट्रेल मैंने निकाल के बता दिए हैं साथियों, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।